हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल फाइन। वेलकम टू डीपीएस लर्निंग प्रोग्राम एनसीईआरटी एसएसटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज चल रहा है। अपना पावर रिसोर्सेज को पढ़ रहे हैं हम। पावर रिसोर्सेज के अंदर हमने जो बात की कन्वेंशनल सोर्स को पढ़ रहे हैं। पावर रिसोर्सेज के अंदर जो ऊर्जा के जो स्रोत हैं, शक्ति के जो साधन हैं, उनके अंदर हम कन्वेंशनल जो सोर्स हैं, जो परंपरागत स्रोत हैं, उनको पढ़ रहे हैं। उनके अंदर हमने जाना जो नेचुरल गैस कैसी, पेट्रोलियम या जो कॉल है, इनके बारे में। आज हम पढ़ने वाला हाइड्रो पावर के बारे में, जल विद्युत के बारे में, कि जल से जो इलेक्ट्रिसिटी वो कैसे जनरेट की जाती है, उसको कवर करने वाले हैं। ओके सर, तो इसको देखेंगे कि बिजली जो होती है वो पानी से कैसे बनती है, किस तरह से जो पानी है वो बिजली बनाने के काम आता है। एक तरह से हम ये बोल सकते हैं हाइडल जो पावर है उसकी बात करेंगे। जल विद्युत की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जल विद्युत की। देखो, डू यू नो के अंदर क्या बताता है? क्या आप जानते हैं? नॉर्वे, जो नॉर्वे है, नॉर्वे कंट्री, नॉर्वे वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा देश? नॉर्वे विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश था। ओके, सबसे पहले जल से जो विद्युत बनाएगी, बिजली बनाएगी, वो कहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनाएगी, वो कहाँ बनाएगी? नॉर्वे के अंदर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं देखिए। और नीचे भी एक डू यू नो बताया गया, डू यू नो बॉक्स। क्या आप जानते हैं इसमें? देखो क्या कहता है कि द साइट ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर एंड विंड पावर्ड बस शेल्टर इज इन स्कॉटलैंड। यहाँ पर नीचे दूसरी चीज़ क्या बताएगी कि विश्व का प्रथम सौर सौर मतलब सोलर एनर्जी जो सूर्य से मिलती है, सौर और जो पवन जो एनर्जी, पवन यहाँ पर किसको बोल रहे हैं अपन? विंड किसको बोल रहे हैं? ये हवा जो चलती है उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है, जिससे एनर्जी प्राप्त की। तो विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित जो बस स्टैंड था वो स्कॉटलैंड में है। ओके, सबसे पहले स्कॉटलैंड के अंदर, यूरोप की जो कंट्री है उनमें पर। तो हाइडल पावर की बात करते हैं, देरी किए बगैर आगे बढ़ते हैं। कन्वेंशनल सोर्स की बात कर रहे थे अपन, परंपरागत जो स्रोत है जिनसे जो पावर जो रिसोर्सेज थे, जल एक तरह शक्ति की जो संसाधन है उनकी बात कर रहे थे। तो उसमें जो परंपरागत हैं, जो हमें प्रकृति के द्वारा मिल रहे हैं, जो रिन्यूएबल हैं, नॉन रिन्यूएबल हैं, उन सबको हम कवर करते चल रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं स्टूडेंट्स कि रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। कहते हैं बांधों में रेन वाटर और रिवर वाटर, वर्षा का जो जल होता है, जो नदी का जो जल होता है, जो बांधों में क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल जो होता है उसको ऊंचाई से गिराने के लिए इकट्ठा किया जाता है। भाई डैम्स में क्यों स्टोर किया जाता है? कि इनको ऊंचाई से गिरा करके, देखो आप नीचे एक डायग्राम दिखाया गया, पहले आप इसको समझें। ये डायग्राम है, इसको आप जानें कि इस डायग्राम में देखें आप, टरबाइन लगा हुआ है नीचे, और टरबाइन के ऊपर जो पानी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? जो वाटर रिजर्वर्स हैं, जो जल के जो भंडार है, कहाँ पर मान लो डैम बना रखा है, उसमें से पानी छोड़ा जा रहा है पाइप के थ्रू, और आकर के इस जो टरबाइन लगा हुआ है इसके जो ये व्हील हैं, ये जो इसकी जो ये पंखुड़ियाँ हैं, इनके ऊपर गिरता है ये पानी। ये पंखुड़ियाँ बहुत तेज़ी से घूमती हैं, तेज़ी से फिर टरबाइन, ये पंखुड़ियाँ घूमती हैं तो टरबाइन के अंदर जो इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, जनरेटर वगैरह, वो घूमते हैं। जैसे आपने आपने अपने आपको मैं बताऊँ थोड़ा सा लोकलिटी के अंदर, आपने देखा होगा अपने ट्रैक्टर के पीछे अल्टरनेटर या जनरेटर वगैरह कुछ देखा होगा, जो फंक्शन वगैरह के अंदर जो इस बिजली के लिए अवेलेबिलिटी करवाई जाती है, व्यवस्था करवाई जाती है। तो इसी तरह का एक प्रोसेस होता है। तो ट्रैक्टर जो होता है उसको उस मशीन को घुमाता है ज़ोर से, तो उससे क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ऐसे यहाँ पर पानी जब इनके ऊपर पंखुड़ियों पर गिरता है तो बहुत तेज़ी से घूमते हैं, और तेज़ी से घूमने के कारण बिजली पैदा की जाती है। तो ये एक प्रोसेस होता है, और जो पानी जो बाद में निकल जाता है उसको कृषि के काम में ले लिया जाता है, नहरों के थ्रू। तो वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बांधों में जो वर्षा जल है, नदियों में जो जल है, उसको ऊपर से गिराया जाता है। क्यों? तो ताकि बिजली बनाई जाए, इसलिए उसको स्टोर किया जाता है। आगे हम बात करते हैं, देखिए क्या कहता है। द फिलिंग वाटर फ्लो थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम्स ओवर टर्बाइन ब्लेड्स फ्लैश एट बॉटम ऑफ द डैम। देखो क्या कहता है कि बांध के अंदर से पाइप के द्वारा जो बहता हुआ जो जल है वो बांध के नीचे जो टरबाइन के ऊपर गिरता है करके, उसकी जो ब्लेड होती है, और घूमते हुए जो ब्लेड हैं वो जनरेटर को क्या को विद्युत के लिए घुमाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए घुमाते हैं। आगे क्या कहता है? द मूविंग ब्लेड्स देन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और यही क्या कहलाती है? जब ये घुमाती थी, है जल विद्युत कहलाती है। क्या कहलाती है? ये जल विद्युत कहलाती है। समझ गए होंगे आप किस तरह से पानी गिरता है, ब्लेड घूमती है, ब्लेड से घूमने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो वही जल विद्युत कहलाती है, क्योंकि जल ने ये विद्युत उत्पन्न की है। द वाटर डिस्चार्जेज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर इरीगेशन। 1/4 of the world's electricity is produced by hydropower. The leading producer of hydropower in the world are, देखो वो कौन कौन से बाद में बात करें, पहले ये बताता हूँ क्या कहता है
इसको जल विद्युत कह दिया गया, हाइडल पावर इलेक्ट्रिसिटी बोल दिया गया। आगे कहता है दिस द वाटर डिस्चार्जेज आफ्टर। अब जो पानी जनरेटर के बाद में निकलता है, विद्युत उत्पन्न करने के बाद में जो जल बहता है उसका उपयोग किस में कर लिया जाता है? उसका उपयोग एग्रीकल्चर में कर लिया जाता है। जो बह कर के देख जा रहा है आगे, उसको पानी खेतों में काम देने या नहरों के थ्रू या इस तरह काम में लिया जाता है। और आगे क्या कहता है, विश्व की वर्ल्ड की जो ऊर्जा है उसका 1/4 1/4 जो हिस्सा पार्ट है वो किससे? जल विद्युत से उत्पन्न होता है कहीं ना कहीं। 1/4 जो पार्ट है ना वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी का, वो प्रोड्यूस होता है हाइडल पावर के थ्रू। एक तरह से मान लीजिए जो कि 100% में से 25% जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो हाइडल पावर के रूप में बनती है, जल विद्युत से बनाई जाती है। ओके, लीडिंग। अच्छा, कौन कौन से जो हैं विश्व में जो जल विद्युत की जो अग्रणी जो उत्पादक देश उनकी बात करें तो इसमें पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चाइना। ओके, इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में देखो क्या कहता है, सम इंपॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया, भाखड़ानंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। देखो कौन कौन से भारत में कुछ महत्वपूर्ण जो हाइडल इलेक्ट्रिसिटी केंद्र हैं, जल विद्युत केंद्र है, भाखड़ानंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये कुछ है यहाँ पर। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कहता है। समझ में आ गया किस तरह से? तो इसका सिंपल सा अगर आप इसको ना समझ पाएँ तो आप देखिए ट्रैक्टर के पीछे जो जनरेटर या अल्टरनेटर को घुमा करके कैसे विद्युत बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, वो एक प्रोसेस होता है पानी के थ्रू बनाने का। ट्रैक्टर जैसे उसको घुमाने का काम करता है ट्रैक्टर, ऐसे ही जो ये जो पानी होता है तेज़ गति से उसके ऊपर गिरता है तो उसकी ब्लेड घूमती है, ब्लेड घूमने से जो वहाँ पर विद्युत का निर्माण होता है, जो कुछ उपकरण लगे रहते हैं उसके थ्रू। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे, ये तो है कन्वेंशनल जो सोर्स थे एनर्जी की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल जो सोर्स रहेंगे एनर्जी के, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये रहेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। वो तो थे परंपरागत जो मिलते आ रहे थे हमें प्राचीन समय से। अब ये जो इंसान ने कुछ बनाए हैं या कुछ अलग जो ईजाद किए हैं, जिनको एक तरह से नए जो आविष्कार में लिए गए, ईजाद किए गए, उनकी बात करेंगे। ये होंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। तो देखिए कौन कौन से होते हैं इनके अंदर। सॉरी स्टूडेंट्स, द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। इट इज estimated that if the present rate of consumption continues, the reserves of these fuel will be exhausted. Moreover, their use also causes environmental pollution. Therefore, there is a need for using non-conventional sources such as solar energy, wind energy, tidal energy, which are renewable. देखो ये तो समझो क्या कहता है, ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो इसमें कहता है जो फॉसिल जो फ्यूल्स है, जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा और जो नॉन कन्वेंशनल जो सोर्स है, एक तरह से जो गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है कहीं ना कहीं, ये बोल सकते हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है, इट इज एस्टिमेटेड दैट इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन कंटिन्यूज, द रिजर्व ऑफ दीज फ्यूल्स विल गेट एग्जॉस्टेड। तो क्या कहता है, कैसा अनुमान लगाया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपभोग लगातार होता रहा ना, तो ये ईंधनों की जो भंडार है कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और इसके अलावा बात करें, मोर एवर यूज आल्सो कोज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। और क्या कहता है, इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है कहीं ना कहीं बात करें तो। देयरफॉर देयर इज ए नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। और इसके बाद भी क्या कहता है, ये तो करता है, इसके साथ में क्या कहता है, इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा हुआ, कौन सा, सौर ऊर्जा हुआ, पवन ऊर्जा हुआ, ज्वारीय ऊर्जा, जो कि रिन्यूएबल हैं, नवीकरणीय, इनको दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है। ये उपयोग, इनके उपयोग क्या हो सकता है ज़्यादा, जो जैसे कोल है, पेट्रोल है, ये तो लिमिटेड अमाउंट में पृथ्वी के नीचे दबे हुए, ये खत्म हो जाने, दोबारा नहीं बनने हैं। लेकिन जो दोबारा चीज़ें जो हम प्राप्त कर सकते, सोलर एनर्जी हुई, सूर्य आज भी, कल भी रहेगा, आगे भी रहेगा, तो ये हमें रोज़ प्राप्त हो सकती है, रिन्यूएबल है। ओके, इस ऐसे आपको जो विंड एनर्जी होगी, पवन ऊर्जा होगी, तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में था, आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियर। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो तो पूछिएगा जरूर। कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय।